नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई पॉइंट इंप्रूवमेंट का था, हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे पीएफ की, यानी कि एक सेशन होगा, अवेयरनेस सेशन होगा पीएफ पे। तो हम बात करते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। हमने पीएफ का नाम सुना है, लेकिन इसके कुछ और कंपोनेंट्स भी होते हैं जो हमारे पीएफ के साथ होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया ईपीएफ हो गया, ईपीएस हो गया, ईडीएलआई हो गया। फिर हम बात करेंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईपीएफ, ईपीएस एंड ईडीएलआई, यानी कि ईपीएफ का, ईपीएस का और ईडीएलआई का कंट्रीब्यूशन कितना होता है। तो पहले बात करते हैं ईपीएफ क्या होता है। ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईपीएस होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और ईडीएलआई जो है ये एक प्रकार का इंश्योरेंस होता है। इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि पीएफ पे हमें इंटरेस्ट कितना मिलता है। फिर हम बात करेंगे कि पीएफ में नॉमिनी कैसे बनाएं, यानी कि नॉमिनेशन करने का प्रोसेस क्या है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो के साथ साथ अपना प्रोसेस भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नॉमिनी नहीं बनाया था। उसके बाद हम कवर करेंगे कि पीएफ को एक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। सपोज करो कि आपने दो या दो से ज्यादा कंपनियों में काम किया है और अभी तक अपना पीएफ ट्रांसफर नहीं किया है, तो उसका प्रोसेस भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सारी कंपनियों का पीएफ आप एक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बहुत से एम्प्लॉइयों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कंपनी मेरा पीएफ जमा कर भी रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो कितना कर रही है, जितना मेरा डिडक्शन हो रहा है उतना कर रही है या कम कर रही है। तो उसके लिए हम आज बात करेंगे ईपीएफ का बैलेंस कैसे चेक करें। उसके बाद पॉइंट आता है कि केवाईसी कैसे करें। केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर पीएफ विड्रॉ करना है तो आज की डेट में पीएफ का विड्रॉ करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। तो केवाईसी होना बहुत जरूरी है। इस पे पीएफ ऑफिस वाले जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी भेज रहे हैं एम्प्लॉयर पे, क्या नाम है, पनिशमेंट भी रेज कर रहे हैं। जैसे कि किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की केवाईसी नहीं करी है तो वो क्या है पीएफ का चालान नहीं जनरेट कर सकते, यानी कि उन जिन एम्प्लॉयज का आधार अपडेट नहीं है पीएफ में, उनका क्या है कि वो कंट्रीब्यूशन सबमिट नहीं कर सकता एम्प्लॉयर। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है केवाईसी के प्रति भी। उसके बाद हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक करेक्शन इन ईपीएफ, यानी कि सपोज करो कि आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ अगर इनकरेक्ट हो गया तो उसको आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम क्या है और आज की डेट में कितनी मिनिमम पेंशन है। और लास्ट में हम बात करेंगे ये जो इंश्योरेंस है ये क्या है, इसकी कैलकुलेशन कितनी, कितना अमाउंट मिलता है और किस किस को ये मिलता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार फिर से हम कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके, वो भी अपने करेक्शन वगैरह कर सके अगर पीएफ में कुछ अपडेट है, करेक्शन है या बैलेंस ट्रांसफर करना है। और अगर आपको लगता है कि इस सेशन में कुछ कमी रह गई है तो आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कमी रह गई, यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते थे तो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोगों के साथ नया सेशन शेयर करें। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। सभी को सैलरी मिलती है, सैलरी के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है अर्निंग, दूसरा होता है डिडक्शन। तो हम बाकी के डिडक्शन की बात नहीं करेंगे, आज केवल पीएफ के डिडक्शन की बात करेंगे। तो जैसे कि सैलरी में दो पार्ट होते हैं, उसके अलावा नंबर ऑफ डिडक्शन होते हैं, उनमें से एक डिडक्शन होता है पीएफ का भी। तो प्रोविडेंट फंड जो है एक स्टेचुटरी डिडक्शन है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है जब वो सैलरी पेमेंट कर रहा होता है। जो ये प्रोविडेंट फंड है ये जो है गवर्न किया जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के तहत। ये एक्ट उन ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल है जहाँ पे 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या लास्ट 12 मंथ में काम कर चुके हैं और उन 20 एम्प्लॉयज की सैलरी जो है 15,000 से कम थी। यानी कि अगर किसी कंपनी में 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और सबकी सैलरी 15,000 से ऊपर है तो वहां पे कंपलसरी नहीं है ये एक्ट, बट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो रजिस्टर करना चाहती है पीएफ में तो वो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सैलरी 15,000 से कम हो तभी रजिस्टर कर सकती है, ऐसा नहीं है। अगर कंपनी चाहे तो रजिस्टर कर सकती है, बट जहाँ पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और सैलरी 15,000 से कम है उन लोगों की तो वहां पे कंपलसरी हो जाता है ये एक्ट। अब हम बात करेंगे पीएफ है क्या। पीएफ जो है एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि इस्टेब्लिशमेंट द्वारा सबमिट किया जाता है
एम्प्लॉय के लॉन्ग टर्म सेविंग को नजर में रखते हुए, यानी कि एम्प्लॉय के रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयर जो है एक फंड सबमिट करता है, उसको पीएफ कहते हैं। तो बात आती है कि पीएफ काम कैसे करता है, हाउ डज ईपीएफ वर्क। तो दिस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट टू दिस फंड, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही इस फंड के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से 12% जो है एम्प्लॉय की बेस सैलरी से कटता है और उतना ही जो है एम्प्लॉय सबमिट करता है। लेकिन ये जैसे कि 24% हो गए, तो 24 का 24% हमारे पीएफ अकाउंट में नहीं जाता है। जो एम्प्लॉय का 12% है वो पीएफ अकाउंट में जाएगा। जो एम्प्लॉयर का 12% है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, पेंशन का और पीएफ का। यानी कि एम्प्लॉय का 12% पूरा पीएफ अकाउंट में जाएगा। एम्प्लॉयर का जो 12% है उसमें से दो पार्ट, जो कि 8.33 और 3.67 है। यानी कि 8.33 जो है वो पेंशन में जाएगा और 3.67 जो पीएफ बचा, पीएफ का पार्ट बचा, वो पीएफ अकाउंट में जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन है, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम सीलिंग लिमिट जो है 15,000 की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय चाहता है कि मेरा डिडक्शन 15,000 से ज्यादा पे हो, सपोज करो कि 20,000 पे हो, तो 20,000 का जो 12% है, यानी कि 2400 रुपए जो एम्प्लॉय का पार्ट है, ये वाला जो एम्प्लॉय का पार्ट है वो तो पीएफ में जाएगा जाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर का जो 12% है उसका जो 8.33 और 3.67 का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो यहाँ पे मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पेंशन में केवल 1250 मैक्सिमम ही जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में जो पेंशन की लिमिट है वो सीलिंग है 15,000। हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इससे रिलेटेड 3-4 पिटिशन डली हुई है और केस चल रहा है, डेट चल रही है। रिसेंट में हो सकता है कि इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ में कुछ जजमेंट आ जाए इंक्रीज करने का, बट जब आएगा तब की तब बात करेंगे। अभी जो सीलिंग लिमिट है वो 15,000 है, और 15,000 का 8.33 बात करें तो 1250 रुपये होता है। यानी कि आप डिडक्शन 20,000 25,000 पे करा सकते हैं, लेकिन पेंशन में केवल 1250 जाएगा। फिर यहाँ पे 8.33 और 3.67 वाला फॉर्मूला नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या नाम है कि 12% जो आपका, जो हम बात कर रहे थे 20,000 पे डिडक्ट होता है, तो एम्प्लॉय का 12% जो है 2400 रुपये पीएफ अकाउंट में जाएगा। फिर जो दूसरा वाला जो 2400 रुपये बना उसमें से 1250 पेंशन में जाएगा, बाकी 2400 माइनस 1250 जो बचेगा वो भी पीएफ में सबमिट होगा। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या है। तो उसके बेसिकली 4 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है, देयर इज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट अवेलेबल इन द ईपीएफ इंडिया स्कीम। मोreover ईपीएफ आल्सो अर्न्स एन इंटरेस्ट इवन व्हेन लाइंग डोरमेंट, यानी कि ईपीएफ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, पहली बात। दूसरी इसी पॉइंट में यह है कि किसी भी सेविंग स्कीम में इंडिया में इतना इंटरेस्ट नहीं मिलता है जितना कि पीएफ में मिलता है। तीसरा, अगर आपका अकाउंट डोरमेंट है, यानी कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और आपने अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाला है, तो भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब तक आपका पैसा पीएफ अकाउंट में रहेगा। तो ये तो पहला बेनिफिट होगा, यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा, तब तक मिलेगा चाहे आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जब तक आपका पैसा पीएफ अकाउंट में है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सेविंग स्कीम, मैं फिर बता दूं, मैं केवल सेविंग स्कीम की बात कर रहा हूं, मैं एनपीएस की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा आपसे, शेयर मार्केट में कितना प्रॉफिट कितना लॉस उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सेविंग की बात कर रहा हूँ। लाइक कि एलआई क्या नाम है कि सेविंग अकाउंट है, एफडी है, इन सब की अगर बात करें जो सेविंग स्कीम्स है, उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो है आज की डेट में पीएफ का है। कितना है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है सरप्लस फॉर दी इमरजेंसीज, यानी कि अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए सरप्लस है। बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक प्रीमेच्योर विड्रॉ रूल्स द ईपीएफ कैन एक्ट एन इमरजेंसी सरप्लस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप एडवांस भी निकाल सकते हैं, यानी कि इमरजेंसी के लिए एक फंड है। तीसरा बेनिफिट है इसका, रिटायरमेंट के लिए एक सरप्लस है, यानी कि द मेन रीजन पीपल इन्वेस्ट इन द ईपीएफ इज टू गेट ए रिटायरमेंट सरप्लस। दिस सरप्लस गिवन इन्वेस्टर्स ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी है, यानी कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगी, यानी कि आपको पेंशन मिलेगी। यानी कि तीसरा बेनिफिट है। पहला बेनिफिट हो गया हमारा इंटरेस्ट का, दूसरा हमारा इमरजेंसी फंड का, तीसरा रिटायरमेंट के लिए, और चौथा है टैक्स पे बेनिफिट मिलते हैं। कितने बेनिफिट मिलते हैं वो आगे मेंशन है, लेकिन अंडर सेक्शन 80 के सी ऑफ इनकम टैक्स के तहत क्या नाम है कि हमें टैक्स में छूट मिलती है। अब यह है कि प्रोविडेंट फंड में कौन कौन से पार्ट होते हैं जो डिडक्शन वाले हैं। यहाँ पे होगा 12+12%। उसमें से 12 प्रोविडेंट फंड के दो पार्ट होते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड, और इधर होता है पेंशन पेंशन फंड।
व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ईपीएफ? ईपीएफ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जैसे कि मैंने बताया था कि जिस भी कंपनी में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या लास्ट के 12 मंथ में काम कर चुके हैं, वो कंपनी एलिजिबल हो जाएगी ईपीएफ एक्ट के लिए। लेकिन कंडीशन ये है कि उन एम्प्लॉयज की सैलरी जो है 15,000 से कम होनी चाहिए। कंपनीज विद लेस देन 20 एम्प्लॉयज कैन आल्सो रजिस्टर फॉर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी कि जिस कंपनी में 20 से कम एम्प्लॉय है वो रजिस्टर कर सकती है, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकती। तीसरा है कि एम्प्लॉय सैलरी जो है एलिजिबल होनी चाहिए पीएफ के लिए, जो कि 15,000 है, 15,000 से कम होनी चाहिए तभी कंपलसरी होगा। मोरओवर इट इज कंपलसरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन 15 के, यानी कि जिन एम्प्लॉयज का जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जिस कंपनी में जिस एम्प्लॉय की 15,000 से कम सैलरी है उनके लिए कंपलसरी है पीएफ में रजिस्टर होना। जो एम्प्लॉय 15,000 से ज्यादा कमा रहे हैं वो वॉलंटरी अपने आप को पीएफ की स्कीम में एनरोल करा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। अब है कि कैलकुलेट कैसे होता है? पीएफ कैलकुलेट होता है हमारा 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस अदर्स, यानी कि एचआरए पे नहीं होता है, बाकी जो भी अदर्स में है उन कंपोनेंट्स पे होता है। पहले केवल बेसिक प्लस डीए पे होता था, लेकिन जो है कि 2016-17 में एक जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अदर है उसको भी हम बेसिक ही मानेंगे। तो 12% ऑफ बेसिक, ये तो एम्प्लॉय वाला डिडक्शन हो गया। फिर आता है एम्प्लॉयर का भी 3.67% बेसिक प्लस डीए पीएफ में जाएगा। 8.33 जो है पेंशन का होगा। अब हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इसे। सपोज करो कि एक एम्प्लॉय की जो है 15,000 अर्निंग है, तो उसका जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1,800 रुपये होगा हर पर मंथ। फिर हम एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12% इंटू 15,000, 1,800 रुपये हो गया। एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज 550 ए मंथ एज गिवन बिलो, यानी कि जो 3.67% एम्प्लॉयर वाला पार्ट है उसकी बात करें तो 550 रुपये होगा, यानी कि 2,350 रुपये पर मंथ एम्प्लॉय का पीएफ में जाएगा और 850 रुपये पेंशन में जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कौन कौन से होते हैं। तो आप जितने भी भाई मेरे जॉब करने वाले हैं, यानी कि जॉब कर रहे हैं और उनका पीएफ डिडक्ट होता है, तो उन्होंने ज्वाइनिंग के टाइम पे दो फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म 2 और फॉर्म 11। फॉर्म 2 जो है नॉमिनेशन एंड डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, नॉमिनी को डिक्लेयर करने का। फॉर्म 11 जो है ट्रांसफर का होता है, यानी कि अगर आपने कहीं और आप कर जॉब करके आए तो उसको पीएफ को ट्रांसफर कराने के लिए। फॉर्म 5 जो होता है बेसिकली वो होता है एम्प्लॉयर के लिए, यानी जब एम्प्लॉयर को पीएफ एक्ट के अंदर रजिस्टर करना है तो उसको फॉर्म 5 बनना होगा। फॉर्म 5 इफ की जरूरत जब पड़ती है, अगर इन केस ऑफ किसी की डेथ हो जाती है तो डेथ केस में जो है फॉर्म 5 इफ फिल किया जाता है ईडीएलआई स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम फॉर्म डी की बात करेंगे। फॉर्म डी भी डेथ केस में या फिर आप की एज 58 और क्या ना कि आप जब एलिजिबल हो गए पेंशन के लिए तब दो कंडीशन में फॉर्म डी की जरूरत होती है। 11 हमने अभी डिस्कस करा था। फॉर्म 14 जो है एलआईसी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो तब जरूरत होती है। फॉर्म 15 जी होता है कि जब आप क्या नाम है टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं अपने पीएफ विड्रॉ पे, यानी कि जब आप यानी कि या तो आप 5 साल से पहले पीएफ निकाल लें तो आप पे टैक्स लगेगा, तो आप उस टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए 15 जी भरेंगे। या आप 50,000 से ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, बट उसमें आप 15 जी करेंगे टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, 15 जी फॉर्म भरेंगे। फॉर्म 19 जो है हम फिल करते हैं जब हम विड्रॉ कर रहे होते हैं, जब हम पीएफ को विड्रॉ करते हैं 10C और 19। तो फॉर्म 19 में हम भरेंगे जब हम अपना विड्रॉ कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। फॉर्म 20 दिस फॉर्म इज नीडेड टू सेटल द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड व्हेन द पॉलिसी होल्डर हैज डाइड, यानी कि अगर आपने पॉलिसी ले रखी है एलआईसी की फॉर्म 14 भर के तो आप क्या नाम फॉर्म 20 भरेंगे अपना क्लेम लेने के। फॉर्म 31 जो है बेसिकली एडवांस के लिए होता है, जब आप कोई एडवांस फंड निकालते हैं। अब हम बात करेंगे पीएफ के टैक्स रूल क्या क्या है, मतलब कि कहाँ कहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ईपीएफ इज exempted from the tax on EPF withdraw. Further contribution and interest received are also exempted from the tax. However, these are some cases where EPF is taxable. There are It is taxable if an employee contribution to the employee provident fund exceed the 7.5 लाख, यानी कि गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना दी है कि अगर किसी का कंट्रीब्यूशन जो है ईयरली 7.5 लाख से ऊपर का है तो वो जो है टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है कि if an excess contribution from the employer side to the EPF amount exceed 2.5 lakh in a financial year and the interest earned on this extra amount is taxable, यानी कि अगर 2.5 लाख से ज्यादा अगर कुछ टैक्स हो रहा है, सॉरी इंटरेस्ट मिला तो वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है
If there is no employee contribution to an EPF account which is in the case of government employee, यानी कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई और वहां पे एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो 5 लाख से ज्यादा का जो कंट्रीब्यूशन होगा साल में वो टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट अर्न इन द इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट इज टैक्सेबल इन द एम्प्लॉय हैंड, यानी कि इंटरेस्ट अर्न ऑन इनएक्टिव ईपीएफ अकाउंट, यानी कि जो इनएक्टिव अकाउंट होंगे जिनमें कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है तो वो जो है टैक्सेबल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। विड्रॉ फ्रॉम द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि हमें फॉर्म 15G की जो जरूरत पड़ती है वो यहाँ पे पड़ती है। जैसे लास्ट है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है 5 साल से पहले अपना पीएफ निकाल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाती है, तो वहां पे 15G फिल करना होता है। और अगर कोई 50,000 से ज्यादा निकाल रहा है तो वो भी टैक्सेबल अमाउंट हो जाती है, जो कि 10% टैक्स होता है। जो टैक्सेबल टैक्स की जो लिमिट है वो 10% लिमिट है। अब बात करते हैं हम कि 2021 और 22 में कितना इंटरेस्ट था। तो सॉरी 20 और 21 में कितना इंटरेस्ट था, 21 और 22 का तो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो 20 और 21 में जो पीएफ पे इंटरेस्ट मिल रहा था वो 8.5% था, यानी कि अगर हम बात करें तो किसी भी सेविंग स्कीम पे इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था। तो सबसे ज्यादा जो है पीएफ पे मिल रहा था और वो था 8.5%। इसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनेशन की, यानी कि किस किस को पीएफ में नॉमिनी बनाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो डिपेंडेंट फादर को नॉमिनी बनाया जा सकता है, डिपेंडेंट मदर को नॉमिनी बनाया जा सकता है, स्पाउस को नॉमिनी बनाना कंपलसरी है। आप अपने सन को भी नॉमिनी बना सकते हैं, सन के अलावा आप अपनी डॉटर को भी नॉमिनी बना सकते हैं। डॉटर के बाद आप जो है डिजीज सन विडो को भी, यानी कि अगर आपके बेटे की डेथ हो गई है तो उसकी वाइफ को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। आप अपने पोते को भी नॉमिनी बना सकते हैं, आप अपनी पोती को भी नॉमिनी बना सकते हैं। और आप जो फीमेल है, इन केस ऑफ फीमेल, वो अपने ससुर को भी नॉमिनी बना सकती हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे मैंडेटरी लिखा हुआ है स्पाउस के लिए नॉमिनी बनाना, तो आपको स्पाउस को नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं, सपोज करो कि आपने जब ज्वाइनिंग करी तब आपकी शादी नहीं हो रखी थी और आपने अपने मम्मी पापा को नॉमिनी बना दिया, और ज्वाइनिंग के 6 महीने या 7 महीने बाद आपकी शादी हो गई, तो पीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग शादी होते ही आपके पुराने नॉमिनी जो थे वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएंगे, यानी कि कोई भी फिर उसमें नॉमिनी नहीं रहेगा। तो आपको शादी होने के बाद अपना फ्रेश नॉमिनेशन करना पड़ेगा, और जो शादी के बाद आप नॉमिनी बनाएंगे वही नॉमिनी होंगे। बट आपको अपने स्पाउस को नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी है, चाहे आप उसमें 10% उनको शेयर दें या 50% दें। सपोज करो कि आप अपने मम्मी पापा और स्पाउस को तीनों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं और आपका स्पाउस जो है वर्किंग है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्पाउस को 10% शेयर दे सकते हैं, बाकी 45% आप अपनी मदर को, 45% आप अपने फादर को शेयर दे सकते हैं। ये परसेंटेज का जो क्राइटेरिया, जैसे कि आप नॉमिनी फिल करेंगे, अब ऑनलाइन प्रोसेस है, हम आगे देखेंगे कैसे नॉमिनी बनाते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा कि कितना परसेंट शेयर आपको किसे देना है। अब हम बात करते हैं नॉमिनेशन कैसे करें। तो जो मेंबर है उसको सबसे पहले जाना है यूनिफाइड पोर्टल डैश mem.epfindia.gov.in स्लैश मेंबर इंटरफेस स्लैश, जैसे आप करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। इसमें अब आपको क्या करना है, अपना यूएन डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, ये सिक्योरिटी कोड डालने हैं और साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो टाइप की ये विंडो खुल के आएगी। सबसे पहले ऑटोमेटिकली पॉपअप आ रहा होगा नॉमिनी नॉमिनेशन के लिए फाइल नाउ, तो आप वहां से कर सकते हैं। और अगर सर्वर एरर की वजह से किसी के पे अगर नहीं आ रहा है तो ये विंडो खुलेगी, यानी कि विंडो यही होगी, पॉपअप नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले मैनेज पे जाना है, मैनेज पे जाने के बाद आप जाएंगे ई नॉमिनेशन पे। ई नॉमिनेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो खुल के आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने पहले से ही नॉमिनी बना रखा है तो मेरे में नॉमिनेशन सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। अगर आपने नहीं बना रखा है तो आप यहाँ करेंगे यस आई हैव फैमिली मेंबर, जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुल के आ जाएगी। तो इसमें क्या है, आधार कंपलसरी है, जो आधार में नाम है वही आप नाम डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी है, जेंडर कंपलसरी है, मदर है, वाइफ है,
तो फीमेल डालेंगे, फादर है तो आप मेल डालेंगे, उनके साथ रिलेशन क्या है ये डालेंगे। अगर वो आपके साथ रह रहे हैं तो टिक कर दें, नहीं रह रहे तो आप उनका एड्रेस डालिए या उनका फोटो अपलोड कीजिए। और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आगे आपसे पूछेगा कि आप कितना परसेंट देना चाहते हैं उनका शेयर, 10%, 20%, 50%। ऐसे आप नंबर ऑफ नॉमिनीज एनरोल कर सकते हैं। नॉमिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड, दूसरा जो पॉइंट हमारा ट्रांसफर ऑफ पीएफ, यानी कि दो कंपनियों का जो पीएफ है उसको एक में कैसे ट्रांसफर करें। आपको मेंबर की एक ही साइड है, इसी पे जाना है। आप फिर से इसी साइट पे जाएंगे, यूनिफाइड पोर्टल डैश MEM.EPFindia.gov.in डैश मेंबर इंटरफेस। आप फिर से ये खुल के आएगा, आप इस पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये वाला पेज खुल के आएगा। इसके लिए आपको जाना है ऑनलाइन सर्विसेज पे। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा वन मेंबर डैश वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। जैसे आप इस पे करेंगे ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। इस पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना यूएन डालना है यहाँ पे। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे प्रीवियस एम्प्लॉयर। जैसे आप प्रीवियस एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर देते हैं, आप करेंगे गेट डिटेल। गेट डिटेल पे क्लिक करते ही आपके जितने भी प्रीवियस एम्प्लॉयर रहे होंगे, 1 2 3 4 5, सबकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप पहले ट्रांसफर कर चुके हैं तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर पॉपअप दे जाएगा कि यू हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड अमाउंट फ्रॉम दिस अकाउंट। और अगर नहीं करे तो आप उस पर क्लिक कीजिए जिसका पैसा आपको ट्रांसफर करना है। और उसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और गेट ओटीपी करेंगे। तो गेट ओटीपी करेंगे तो ओटीपी आएगा आपके उस मोबाइल पे जो आपके आधार कार्ड में नंबर डाला हुआ है। अगर आपने पीएफ अकाउंट में कोई और नंबर डाल रखा है और आधार कार्ड में कोई और है तो ये ध्यान रखिए कि उस मोबाइल को अपने पास रखिए जो आपके आधार कार्ड में डाला हुआ है, क्योंकि ओटीपी उसी पे आएगा। और उसके बाद आप सबमिट करेंगे ओटीपी डाल के, तो रिक्वेस्ट चली जाएगी। विद इन 7 डेज आपका अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपका नाम वगैरह और पुराने, हाँ ये एक पॉइंट बहुत कंपलसरी है कि पुराने अकाउंट में आपकी केवाईसी हो रखी हो। अगर पुराने अकाउंट में केवाईसी हो रखी होगी तो 7 से 8 दिन में आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं करेक्शन की। कई बार होता है कि हमारा नाम गलत हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाती है, तो उसको कैसे करेक्ट करें। फिर से हम इसी लिंक पे जाएंगे, यूनिफाइड डैश MEM.EPFindia.gov.in ऑब्लिक मेंबर इंटरफेस पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये पोर्टल खुलेगा। उसके बाद हम सबसे पहले मैनेज पे जाना है। मैनेज पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे बेसिक डिटेल्स पे, जो कि पहले नंबर पे ही आ रही है। बेसिक डिटेल पे करते ही आपके पास ये खुल के आ जाएगा पोर्टल। यहाँ पे होगा जो आपके यहाँ पे पहले से ही डिटेल डली हुई है और आपको क्या चेंज करनी है। आधार कार्ड आप चेंज नहीं कर सकते, नाम में आप करेक्शन चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं अगर आप किसी का जेंडर गलत डला हुआ है। और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए एक कंडीशन है, अगर आपका डिफरेंस 1 साल का है। सपोज करो मेरा डेट ऑफ बर्थ 95 की है और गलती से 94 या 96 डली है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंस 12 मंथ से कम है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के अपडेट करूंगा। अपडेट करते ही यहाँ पे रिक्वेस्ट चली जाएगी, जैसे कि हम रेफरेंस नंबर आ जाएगा, मेरी कंपनी का नाम आ जाएगा, अवेलेबल डिटेल आ जाएगी, चेंज मुझे किस में करनी है। और यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट जनरेटेड, और इसमें दिखाएगा पेंडिंग एट एम्प्लॉयर एंड। इसका दो प्रोसेस है। प्रोसेस अप्रूवल प्रोसेस है, पहले वो एम्प्लॉयर के पास जाएगी, फिर क्या है पीएफ ऑफिस जाएगी। तो यहाँ पे दिखाने लगेगा आपको पेंडिंग एट एम्प्लॉयर एंड, एम्प्लॉयर अप्रूव कर देगा तो पेंडिंग एंड पीएफ एंड दिखाएगा। और जैसे पीएफ वाले अप्रूव कर देंगे तो ओके आ जाएगा, एक्सेप्टेड, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। बट अगर आपका डिफरेंस 12 मंथ से ज्यादा का है, चाहे कम है या ज्यादा है, तो उसके लिए आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आपका आधार कार्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। आपका क्या चलेगा, पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ या 10th क्लास की मार्कशीट ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में चलेगी। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपका डिफरेंस 12 महीने से ज्यादा का है तो आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें स्कैन करके और उसे अपलोड करें। आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा, सबमिट हो जाएगी रिक्वेस्ट, बट वो रिजेक्ट हो जाएगी पीएफ एंड पे जाने के बाद। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम अपना पेंशन कैसे, या सॉरी, हम अपनी पासबुक कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि जो जितना मेरा डिडक्शन हो रहा है, मेरा एम्प्लॉयर उतना सबमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं डिडक्शन ज्यादा हो रहा हो, सबमिशन कम हो रहा हो। तो उसके लिए हम इस लिंक पे जाएंगे, पासबुक डॉट EPFindia.gov.in मेंबर पासबुक लॉगिन, ये पोर्टल खोल के आएगा। आप इस पे लॉगिन करेंगे, वही जो आपका यूनिफाइड डैश मेंबर वाली लॉगिन थी, यानी कि यूएन था, पासवर्ड था, वही सेम पासवर्ड रहेगा। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, आपके पास आ जाएगी लिस्ट
सेलेक्ट दी मेंबर आईडी, आप जैसे इस मेंबर आईडी पे जाएंगे आपकी नंबर ऑफ कंपनीज खुल के आ जाएंगी, जो आपकी करंट कंपनी आप उस पर क्लिक कीजिए लिस्ट करके, और यहाँ पे देखो आप कंपनी दिख जाएगी, मैंने हाइड कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज के उससे, और आपका अवेलेबल अमाउंट यहाँ दिख जाएगा। तो ये होता है हमारा पीएफ का, ये होता है हमारा जो 12% एम्प्लॉय का है, ये होता है 3.67 जो एम्प्लॉयर का है, और ये होता है हमारा पेंशन का अमाउंट। तो यहाँ पे जो आपको टोटल दिखेगा ये केवल पीएफ का अमाउंट दिखेगा, तो घबराए नहीं कि यार 2400 रुपये होने थे तो 2000 हो रहे हैं। तो ये क्या है कि पेंशन का अमाउंट अलग रहता है, यहाँ पे पेंशन का अमाउंट या पीएफ में दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि पीएफ किन किन मतलब कि कब कब हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो एक तो हम एज एडवांस कर सकते हैं शॉर्ट सर्विसेज में, यानी कि हम अगर कुछ दिन काम करके छोड़ दे तो उस कंडीशन में हम अपना विड्रॉ कर सकते हैं, और सुपरनेशन में यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको उसी साइट पे जाना है जो था www.unified-mem.epf-india मेंबर वाला जो पोर्टल था, उस पर लॉग इन करेंगे तो ये करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे, वेट कीजिए, जैसे यहाँ जाएंगे हम जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज पे। ऑनलाइन सर्विसेज पे जाने के बाद अगर हमें एडवांस निकालना है तो हमें फॉर्म 31 सेलेक्ट करना होगा, और अगर हमें सॉरी उस पे जा सर्विसेज पे जाने के बाद हम ऑनलाइन सर्विसेज पे जाने के बाद हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म सेलेक्ट करते ही हमारे पास जो है ये डिटेल आ जाएगी, हमें बैंक अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा। अकाउंट वही डालना जो हमारा पहले से ही पीएफ साइड में डला हुआ है, उसको डालने को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करते ही हम यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उसमें एग्जिट नहीं डला हुआ तो इसलिए मेरे को फॉर्म 31 शो कर रहा है। जिनका एग्जिट नहीं डला होगा उन्हें फॉर्म 31 ही शो करेगा, और जिनका एग्जिट डला होगा उनको फॉर्म 31 नहीं दिखाई देगा, उनको 10C और 19 दिखाई देगा। तो अब हम बात करेंगे एडवांस की कंडीशन में। एडवांस हम कब कब निकाल सकते हैं, नॉन रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 2 मंथ हो गया तब निकाल सकते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज है तब निकाल सकते हैं, इलनेस है तब निकाल सकते हैं, पावर कट है, पावर कट में आप केवल 300 रुपये निकाल सकते हैं। आपको कुछ हैंडीकैप के इक्विपमेंट खरीदने हैं तो आप एडवांस निकाल सकते हैं। अगर आप अपने फ्लैट में रिनोवेशन वगैरह करा रहे हैं तो आप एडवांस निकाल सकते हैं। कुछ साइट कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं तो एडवांस निकाल सकते हैं। फ्लैट वगैरह में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो निकाल सकते हैं, और हाउस में रिनोवेशन कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। ठीक है, 90% विड्रॉ तभी होगा तब मैं एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि जब आप एलिजिबल होंगे, एलिजिबल तब होंगे जब आप 58 ईयर्स के हो जाएंगे या 10 ईयर्स की आपकी सर्विस हो जाएगी। एडवांस फॉर द कंटिन्यूअस अनपेमेंट ऑफ द अबव 1 मंथ, क्योंकि मेरी डेट ऑफ एग्जिट नहीं डली है तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मैरिज के लिए मैं तभी निकाल सकता हूँ जो 7 साल हो जाए, और हायर एजुकेशन के लिए 7 साल की सर्विस होनी कंपलसरी है। अब आती है केवाईसी की, केवाईसी कैसे करें। केवाईसी के लिए हमें फिर से उसी पोर्टल पे जाना, यूनिफाइड पोर्टल डैश मेंबर डॉट ईपीएफ इंडिया डॉट जीओवी डॉट इन ऑब्लिक मेंबर इंटरफेयर डैट डैश ऑनलाइन डैश। ठीक है, तो ऑनलाइन में जाने के बाद हम जाएंगे फिर से मैनेज पे। मैनेज पे जाने के बाद हम केवाईसी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्टल खुल के आएगा। जिनकी केवाईसी पूरी है उनको इस टाइप का दिखाई देगा, तो आप बैंक चेंज कर सकते हैं। जिनकी केवाईसी पूरी नहीं है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली स्पेस दिख जाएगा। आपको अपना नाम डालना है, आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, और आप अपना सबमिट कर देंगे तो आप अपनी केवाईसी सबमिट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं पेंशन। पेंशन की जो कैलकुलेशन है उसकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, उसमें कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट अलग से लगेंगी। तो उसके लिए हम पेंशन के लिए अलग से सेशन करेंगे। तो आज हम केवल बात करते हैं पेंशन में इंपॉर्टेंट पार्ट की, यानी कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेंशन स्कीम 1995 एक्ट के तहत आती है। और हमारी मिनिमम पेंशन कितनी है, वो 1000 रुपये पेंशन है। सपोज करो कि मेरा पेंशन की एलिजिबिलिटी है कि हमें 10 साल काम किया हो, हमने कंटिन्यूअस 10 साल काम किया हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, या 10 ऑर्गेनाइजेशन में किया हो हमने, बट कंटिन्यूअस हो वो, और 58 साल मेरी एज हो। मैं 58 साल की एज होने के बाद ही मैं अपना पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। पेंशन की जो मिनिमम पेंशन जो है वो 1000 रुपये मिलेगी मिलेगी, चाहे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरी सपोज करो कि सैलरी 7200 रुपये ही थी। मिनिमम वेजेस भी नहीं है 7200 रुपये आज की डेट में, तो बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो मेरी 9000 ही थी तो मैंने 9000 पे ही सबमिशन करा। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मेरी जो पेंशन बन रही है वो 520 रुपये बन रही है। तो मुझे पेंशन 520 नहीं मिलेगी, मुझे मिनिमम 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन मैंने बताई 10 साल की सर्विस और 58 साल एज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि हम 4 साल पहले से ले सकते हैं पेंशन, यानी बट उसकी कंडीशन है कि सर्विस तो 10 साल की होनी चाहिए, बट हम 54 साल की एज होने पर हम पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके लिए हमें थोड़ा सा डिडक्शन करवाना होगा। जो हमारी पेंशन होगी उसमें से 4% डिडक्ट होके आएगा हमारा मंथली, यानी कि जो मेरी मंथली 10,000 क्या सॉरी 1,000 रुपये आनी चाहिए पेंशन, उसमें से 4% डिडक्ट होकर मुझे मंथली पेंशन मिलेगी, बट वो 54 साल से मेरे को मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, ईडीएलआई की जो बात करेंगे। ईडीएलआई क्या है? ईडीएलआई जो है एक इंश्योरेंस है, इसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये 1976 से है, तो ये एक्ट 1976 में बना था। अब हम तो ये एक्ट जो है ईडीएलआई हर उस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, हर उस एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट मिलेगा जो पीएफ के अंदर आता है, यानी कि जो कंपनी पीएफ एक्ट में रजिस्टर्ड है उसमें ईडीएलआई ऑटोमेटिकली एक्टिव कंपलसरी हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेबल हो जाएगा, और जो एम्प्लॉय का पीएफ कट रहा है उसको इंश्योरेंस मिलेगा, वो एलिजिबल है इसके लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दी फैमिली मेंबर थ्रू लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि भगवान ना करे कल को किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को प्रोटेक्शन के तौर पे एक इंश्योरेंस होता है। जैसे कि पेंशन की सीलिंग थी 15,000 रुपए, तो इसकी भी सीलिंग 15,000 ही है, यानी कि मंथली 15,000 पे ही सबमिट होगा, और ये होगा 0.5%। इसमें एम्प्लॉय कुछ नहीं देगा, एम्प्लॉय का कोई डिडक्शन नहीं होता। एक 0.01% का भी जो 0.5% है एम्प्लॉयर ही देता है, एम्प्लॉयर सबमिट करता है इसको 15,000 पे, यानी कि सपोज करो कि 25,000 सैलरी है तो 15,000 पे मैक्सिमम होगा, 15,000 से कम है तो जो भी सैलरी होगी बेसिक प्लस डीए, तो उस पे 0.5% होगा। अब दूसरी कंडीशन है कि इस्टेब्लिशमेंट हैज द राइट टू चूज इंश्योरेंस स्कीम बाय ईपीएफ और फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि कंपनी के पास ये राइट है कि वो पीएफ से ही लेना चाहे या किसी और इंश्योरेंस कंपनी से ले सकता है। सपोज करो किसी कंपनी में 50,000 एम्प्लॉई है, तो 0.5% भी कई लाखों में बैठता है अगर वो पीएफ से कंटिन्यू करते हैं 0.5% पे। बट कुछ कंपनी है जो उसी पॉलिसी को यानी ईडीएलआई पॉलिसी को कम पैसों में दे देती है, तो ये कंपनी के ऊपर चॉइस है कि वो 0.5% मंथली सबमिट करके पीएफ से ले या किसी एलआईसी से या किसी प्राइवेट कंपनी से इस इंश्योरेंस को ले सकती है। बट ईडीएलआई लेना कंपाइल करना कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंश्योरेंस से ले या पीएफ के साथ करे। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। ईडीएलआई की दो कैलकुलेशन है, एक है कि किसी की सर्विस अगर 12 महीने से कम है और दूसरी है 12 महीने से ज्यादा है। तो मोटी मोटी बात मैं समझाऊं, अगर किसी का सर्विस जो है 12 महीने से कम रही है, यानी कि 3 महीने 4 महीने रहे, तो उसको क्या है कि 50,000 रुपये मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। कैलकुलेशन पूरी हम समझाएंगे, और मैक्सिमम जो मिलेंगे जिसको 12 महीने से ऊपर हो गया या 10 साल हो गया उसको मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन था 29 अप्रैल 2021 को था, वैलिड है अभी 28 अप्रैल 2024 तक। ये चेंज होता है हर 3 से 4 साल में, तो नेक्स्ट जो भी आएगा वो अलग है। उससे पहले मैक्सिमम 5 लाख थी, और अब 7 लाख हो गई है। पहले 3.5 लाख भी थी, 2.5 लाख भी थी, तो ये हर 3 4 साल में चेंजेस होते हैं। तो मिनिमम आज के डेट में 50,000 और मैक्सिमम 7 लाख है। तो उसकी दो पार्ट होते हैं कैलकुलेशन का। पहला पार्ट होता है कि लास्ट के 12 मंथ में जो पीएफ में बैलेंस था अप टू 50,000 था, तो उसको 50,000 मिलेंगे, यानी कि अगर किसी के 40,000 थे तो भी 50,000 रुपए मिलेंगे। पीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा जो उसके अकाउंट में बैलेंस है, ये नहीं कि अगर उसके अकाउंट में 40,000 तो वही पैसा मिलेगा, नहीं, वो पीएफ का पार्ट पीएफ से निकलेगा। ये हम ईडीएलआई की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। किसी का पीएफ बैलेंस जो है 40,000 था, तो उसको ईडीएलआई का पार्ट 50,000 रुपये मिलेगा, इतना मिनिमम मिलना ही मिलना। और किसी का सपोज करो 70,000 है, तो उसको 50,000 तो मिनिमम हो ही गया, प्लस जो 50,000 से ऊपर का अमाउंट है उस पर 20% मिलेगा, यानी कि 70,000 था तो 50,000 वो मिलेगा, और 50,000 से ऊपर कितना था 20,000 का 20% और मिलेगा, तो वो टोटल उसको पार्ट 1 मिलेगा। बट वो पार्ट 2 कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन आती है अगर कोई एम्प्लॉय 12 महीने से ज्यादा काम कर चुका है कंटिन्यूस, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन में करा है या नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में करा है, यानी कि किसी में 3 महीने करा फिर छोड़ दी, साथ के साथ दूसरी ज्वाइन कर ली, इस टाइप से, बट कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए 12 महीने से ज्यादा की। तो पहली कंडीशन सेम है, 50 अप टू 50,000 अगर कुछ का पीएफ बैलेंस है तो उसे 50,000 मिलेगा। 50,000 से ज्यादा है तो 50,000 प्लस 40% जो उससे ज्यादा है उसको मिलेगा, प्लस एडिशनल 20% बोनस मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 1,20,000 रुपये हो सकता है, सेम ऊपर वाली कंडीशन में था। बट इसमें पार्ट 2 की कैलकुलेशन भी रहेगी। पार्ट 2 की कैलकुलेशन कैसे होगी? जो एम्प्लॉय की मंथली वेजेस थी, अगर किसी की 10,000 थी तो 10,000 इंटू 35 टाइम हो जाएगा, या सपोज करो कि किसी की पहले 4 महीने 10,000 थी, फिर 12 रही, फिर 16 हो गई, तो इन सबको जोड़ेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे, जितनी एवरेज मंथली सैलरी आ जाएगी उसको 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो किसी की 15,000 थी, तो 15,000 जो है 35 से डिवाइड होगा, 5,25,000 रुपये बैठते हैं, प्लस 50% ऑफ जो उसका पीएफ में बैलेंस था। सपोज करो कि 1 लाख बैलेंस था, तो
पहले तो 15,000 पे 35% हो 35 टाइम्स हो जाएगा, एक 5,25,000, उसकी 1 लाख उसमें लिमिट थी, 1 लाख बैलेंस था, तो 50,000 रुपये ये हो गए उसके 50%, 5,75,000 हो गए। ये जो 50% वाला है, ये सपोज करो किसी में 4 लाख है तो 1,75,000 ही मिलेंगे, 2 लाख नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम लिमिट 1,75,000 है, यानी कि 5,25,000 तो अलग हो गए, प्लस मैक्सिमम 1,75,000 और यहाँ से 1,20,000। और जो मैक्सिमम है इन सबको जोड़ के अगर किसी का 9 लाख बैठ रहा है इस कंडीशन में, जिसको 12 साल से ज्यादा हो गए और पीएफ अकाउंट में भी क्या नाम है 5-6 लाख रुपए है, तो ये कैलकुलेशन अगर 10 लाख 8 लाख बैटरी है तो मैक्सिमम 7 लाख रुपए उसे मिलेंगे। तो यानी कि अगर इन केस ऑफ डेथ हो जाती है तो ईडीएलआई से जो बेनिफिट मिलेगा वो मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 7 लाख सभी एम्प्लॉय को मिलेगा जो भी पीएफ के अंदर आते हैं। तो आज हमने कोशिश की है कि पीएफ एक्ट को नहीं, पीएफ के बेनिफिट्स को एम्प्लॉय के पर्पज से बहुत डीपली समझाने की। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ लगता है, कुछ रह गया, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के आपको समझाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके के दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि कोई हेल्प चाहिए कि कैसे ट्रांसफर करे, करेक्शन कैसे करे, या आपका एम्प्लॉय सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपको आंसर में वहीं पे बता देंगे या उसके लिए अलग से वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों।